हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 और 13 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती है। और अगर आप घर पर बैठकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप की मदद ले सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल और साथ में प्रीमियम क्लासेस उपलब्ध कराई जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कल का अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होता है। और प्रश्न में आपसे पूछा गया था, किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का फैसला किया है? तो यह है ईरान। ईरान की मुद्रा पहले रियाल थी, अब इसे बदलकर तोमान किया जा रहा है। आगे डिटेल्स देखते हैं। तो मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का फैसला किया है हाल ही में ईरान ने। ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा रियाल को तोमान में बदला जाएगा और एक तोमान के बराबर यहाँ पे लगभग 10,000 रियाल्स होगा। याद रखिएगा, जैसे हमारे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, उसी तरह से एक तोमान में कितने रियाल्स होंगे? 10,000 रियाल्स होंगे। आगे देखते हैं। और वीडियो के बीच में मैं कुछ प्रश्न पूछता हूं, तो उसका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होता है। और कुछ स्टूडेंट्स हैं डेली उत्तर लिख रहे हैं और बहुत अच्छे से उत्तर लिख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं जितने भी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं वो सभी अपना उत्तर अच्छे से लिखें और उनका भी नाम हमारी वीडियो में आए। तो आज यहाँ पे नाम है आयुषी शर्मा जी का। इन्होंने काफ़ी अच्छा उत्तर दिया है। मैंने पूछा था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है, तो इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन जी। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो हैं ये दिल्ली के चांदनी चौक से लोकसभा सांसद हैं, याद रखिएगा। और मैंने रेड क्रॉस के बारे में पूछा था कि रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था, संस्थापक कौन है, इस तरह से। तो रेड क्रॉस का स्थापना हुआ था 1863 में। इसके संस्थापक है हेनरी डुनेट, याद रखिएगा। और रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस है उसे 3 बार नोबेल पीस प्राइज मिला है, याद रखिएगा। और कब कब मिला नोबेल पीस प्राइज? जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस है उसे 1917 में, 1944 में और 1963 में। और मैंने एक और प्रश्न आपसे पूछा था कि जो रेड क्रॉस के संस्थापक है डुनेट जी, उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? तो जो डुनेट जी हैं इन्हें 1901 में पहली बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर आपसे कोई पूछे कि पहले व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इनका नाम है हेनरी डुनेट। और हेनरी डुनेट है कौन? रेड क्रॉस के संस्थापक। और इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार पहली बार दिया कब गया? 1901 में, ये भी याद रखिएगा। मैंने ईरान के बारे में आपसे पूछा था, तो ईरान की राजधानी है तेहरान। यहाँ की करेंसी है तोमान, पहले रियाल थी। और यहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी जी। और ईरान जो है अपनी बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, इराक, पाकिस्तान, टर्की और तुर्कमेनिस्तान। अब हम आज देखेंगे आगे अपना आज का करंट अफेयर्स। और पहला प्रश्न हमारा डेली होता है महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड। और प्रश्न में आपसे पूछा गया जा रहा है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी इंटरनेशनल नर्सेस डे कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष जो है 12 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे डिटेल्स देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के बारे में हम जानते हैं, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है ये? तो 12 मई को मनाया जाता है। 2020 की मुख्य विषय क्या यानी थीम? तो थीम है इस बार की नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, याद रखिएगा। थीम जरूर याद रखिए, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। उद्देश्य क्या होता है इस दिन को मनाने का? तो इस दिन नर्सों के योगदान को रेखांकित किया जाता है और इससे दुनिया नर्सों के महत्व से अवगत होती है। यह दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक भी माना जाता है, याद रखिएगा। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है इन्हें किसी और एक नाम से जाना जाता है, वो नाम कौन सा है? तो इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और पहली बार ये दिवस मनाया कब गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पहली बार 1965 में मनाया गया था। और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स के द्वारा ये मनाया जाता है, जिसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पहले हम देख लेते हैं 1 से 10 मई तक के महत्वपूर्ण दिवस को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हमने मनाया 1 मई को। गुजरात और जो हमारा महाराष्ट्र राज्य है ये दोनों अपना स्थापना दिवस 1 मई को ही मनाते हैं। विश्व ट्यूना दिवस 2 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। विश्व अस्थमा दिवस 2020 का जो है ये 5 मई को मनाया गया और ये मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया। और विश्व रेड क्रॉस दिवस हमने मनाया 8 मई को। और 11 मई को हम मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे, याद रखिएगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो एक शुरू किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा, याद रखिएगा। आगे हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो FIR आपके द्वार योजना जो है किस राज्य ने शुरू किया? तो यह मध्य प्रदेश। उद्देश्य क्या है इसका? तो इसके जरिए सामान्य शिकायतों के लिए FIR मौके पर ही दर्ज की जाएगी और गंभीर शिकायतें जो होंगी उसके मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श मांगा जाएगा। और FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, याद रखिएगा। और हाल ही में मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई योजनाओं के अगर नाम जाने तो जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना और संकल्प योजना, ये तीनों योजनाएं जो है मध्य प्रदेश के द्वारा चलाई जा रही हैं। और मध्य प्रदेश जो है मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य भी बना है, ये भी याद रखना है आपको। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के फैक्ट्स। तो मध्य प्रदेश की पहले आप लोकेशन देखिए, यहाँ पर देखिए भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश है और इसे हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश जो है अपनी सीमा साझा करते हैं, यहाँ पर देखिए गुजरात के साथ, यहाँ पर राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश, ये है छत्तीसगढ़ और यहाँ पर है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो 5 राज्य हो गए, कौन कौन? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इसका स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 में। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं जो कि चौथी बार मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के। राज्यपाल है लालजी टंडन। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राजस्थान, और दूसरा कौन है? वो है मध्य प्रदेश, और तीसरा है महाराष्ट्र, याद रखिएगा। भारत का 5वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है ये, और भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो वह उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश 5वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। सीमा साझा करता है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने पहली बार फेड कप हॉट अवार्ड जीता है? तो पहली बार फेड कप हॉट अवार्ड किसने जीता है? तो यह है सानिया मिर्जा जी, भारत की मशहूर टेनिस खिलाड़ी। आगे देखते हैं डिटेल्स। फेड कप हॉट अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो भारत के किस टेनिस खिलाड़ी को फेड कप हॉट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है सानिया मिर्जा। यह अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो फेड कप हॉट अवार्ड है, ये सानिया मिर्जा जो है पहली बार जीती हैं और पहली भारतीय खिलाड़ी जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। और इनाम राशि कितना मिला यहाँ पर? तो $2000 यहाँ पे इनाम राशि दी गई है। और जो भी इनाम राशि सानिया मिर्जा जो को मिली है, उन्होंने तेलंगाना मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दे दिया है। किस जोन से नामित किया गया था सानिया मिर्जा जी को? तो एशिया ओशियानिया जोन से इन्हें नामित किया गया था। और इनके साथ ही इंडोनेशिया की प्रिस्का मैडलिन न्यूग्रोहो को भी नामित किया गया था। लेकिन ये पुरस्कार जीता किसने? जीता है सानिया मिर्जा जी ने। सानिया मिर्जा जो है 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता भी रही हैं, याद रखिएगा। और सानिया मिर्जा के जो पति हैं शोएब मलिक, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 2019 में इस अवार्ड से किसे नामित किया गया था, यानी किसने जीता था 2019 का ये अवार्ड? तो इनका नाम है जरीना दियास, और एक कजाकिस्तान की टेनिस खिलाड़ी हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। और कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो वह नूर सुल्तान, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया तीनों देश में होगा, याद रखिएगा। फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की बात हो रही है। और अगर मैं बात करूं फीबा महिलाओं के विश्व कप की, जो 2022 में होगा, तो इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा, याद रखिएगा। महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का जो है उसकी मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। और जो पुरुषों का मेन इवेंट होगा फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023, इसका आयोजन 3 देशों में होगा, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया में, याद रखिएगा। आगे डिटेल्स देखते हैं। फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की अगर हम बात करें तो कब से कब तक आयोजन होगा इसका? तो 25 अगस्त से 10 सितंबर तक। ग्रुप चरण के मुकाबले कहाँ पर होंगे? तो इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस में होंगे। और फाइनल चरण का कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो फाइनल जो है इसका वो होगा फिलीपींस की राजधानी मनीला में, याद रखिएगा। कितनी टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी? तो 32 टीमें यहाँ पे कुल पार्टिसिपेट करेंगी। और अगर हम बात करें तो इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब इसका आयोजन 1 से अधिक देशों में किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इससे पहले जब भी इसका आयोजन होता था तो मात्र 1 देश में होता था, लेकिन इस बार क्या है 3 देशों में आयोजित हो रहा है। कौन कौन से देश है वो? इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस, याद रखिएगा। अगर हम बात करें 2019 में कहाँ पर आयोजित हुआ था ये, तो चीन में आयोजित हुआ था और स्पेन ने यहाँ पर फाइनल में अर्जेंटीना को हराया था, तो ये भी याद रखिएगा आप। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारत के किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये भारत की मशहूर पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं दीपा मलिक जी। इनके बारे में हम आगे जानेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीपा मलिक जी के बारे में। तो पैरा एथलीट हैं ये और इन्होंने संन्यास का ऐलान किया है। और कौन कौन से खेल खेलती हैं ये? तो ये शॉट पुट, जैवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो, ये सारे खेल खेलती हैं। और वर्तमान में ये भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं दीपा मलिक जी। और दीपा मलिक जो है पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी है। और इन्होंने 2016 में रियो गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था, तो ये भी याद होना चाहिए आपको। 2019 में खेल दिवस पर पैरा एथलीट दीपा मलिक जी को और पहलवान जो बजरंग पुनिया जी हैं, इन दोनों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी याद होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ये बताएंगे कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है और किनके जन्म दिवस पर ये दिवस मनाया जाता है। दोनों का उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दीपा मलिक की अगर बात करें तो इन्हें अन्य पुरस्कारों में अर्जुन पुरस्कार 2012 में और पद्मश्री पुरस्कार 2017 में मिल चुका है। और दीपा मलिक कौन से राज्य से हैं? तो दीपा मलिक जो है हरियाणा के सोनीपत से हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो इस मिशन का नाम है मिशन सागर, याद रखिएगा। और कुछ दिन पहले इंडियन नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु भी चलाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एयर इंडिया ने वंदे भारत मिशन को चलाया था विदेशों से हमारे देश के व्यक्तियों को लाने के लिए। आगे देखते हैं मिशन सागर के बारे में। तो पहले तो आप सागर का पूरा नाम जान लीजिए जो मिशन चलाया गया है। इसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, याद रखिएगा। किसने शुरू किया? तो रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से इसे शुरू किया गया है। किस भारतीय नौसेना जहाज को इस मिशन के तहत तैनात किया गया है? तो इस जहाज का नाम है INS केसरी, याद रखिएगा। INS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेवल शिप, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है इसका? तो कोविड-19 के दौरान खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं और HQ टैबलेट उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और कौन से वो 5 द्वीप देश है जहां पर ये मिशन चलाया जाएगा? तो एक तो है मालदीव, दूसरा है मेडागास्कर, तीसरा है कोमोरोस, चौथा है सेशल्स और यहाँ 5वां है मॉरिशस। और आप लोग पांचों देश के जो राजधानी है उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और इसका उत्तर मैं आपको कल बताऊंगा। और 2015 में अगर बात करें तो भारत ने हिंद महासागर के अपने विजन की शुरुआत की, जिसे सागर कहा जाता है, याद रखिएगा। एंड इस विजन के तहत भारत का लक्ष्य अपने समुद्री पड़ोसी देशों के साथ सुरक्षात्मक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। और इसी सागर के नाम पर इस मिशन का भी नाम मिशन सागर रखा गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? तो ये बेंगलुरु का हवाई अड्डा है, केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, जिसे भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब दिया गया है। और राजीव गांधी हवाई अड्डा जो है ये यहाँ क्या बोलते हैं तेलंगाना के हैदराबाद में, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है नई दिल्ली में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा जो है ये गुजरात के अहमदाबाद में है। इन सभी को याद रखिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के जीवन पर लिखी गई पहली बायोपिक फाइंडिंग फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है ओमी स्कॉबी और दूसरे हैं कैरोलिन डूरंट, याद रखिएगा। इन दोनों ने इस पुस्तक को लिखा है, बायोपिक को। तो सही उत्तर हो जाएगा D, B और C दोनों। यहाँ पर देख लीजिए इस पुस्तक की तस्वीर है और ये है प्रिंस हैरी और ये है मेगन मार्कल जी। आगे देखते हैं डिटेल्स। तो फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली पुस्तक का पूरा नाम है। और किसके जीवन पर लिखी गई है ये? तो प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के, और ये पहली बायोपिक है इन दोनों की, याद रखिएगा। एंड इस बायोपिक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है ओमी स्कॉबी और दूसरे हैं कैरोलिन डूरंट और दोनों ही शाही परिवार के पत्रकार हैं, याद रखिएगा। कब प्रकाशित किया जाएगा इसे? तो 11 अगस्त 2020 को इसे प्रकाशित किया जाएगा। एंड इस पुस्तक में उस दंपति जीवन के बारे में बताया गया है जिन्होंने अप्रैल 2020 में अमेरिका में बसने के लिए शाही परिवार से नाता तोड़ लिया था। तो जो हैरी और मेगन जी हैं इन्होंने शाही परिवार को छोड़ दिया है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो प्राणवायु कार्यक्रम जो है ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शुरू किया गया है। डिटेल्स देख लीजिए।
तो प्राण वायु जो कार्यक्रम है ये कहाँ शुरू किया गया, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। किसने शुरू किया, तो कर्नाटक के बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका ने इसे शुरू किया है। उद्देश्य क्या है इसका, तो इस कार्यक्रम को बेंगलुरु वासियों के लिए स्वास्थ्य की जांच कराने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। और क्यों शुरू किया गया है, तो जो बेंगलुरु जिला है वहाँ पर अब तक लगभग 175 कोविड-19 संक्रमित मामले की पुष्टि हो चुकी है, तो इसलिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में आईसीएमआर किस कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगी, तो आईसीएमआर ने किसके साथ समझौता किया है, तो ये है भारत बायोटेक, याद रखिएगा। आगे हम डिटेल्स कवर करते हैं, आईसीएमआर के बारे में हम आगे जानेंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर को हम हिंदी में बोलते हैं, इसने देश में कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है। एंड एक बयान में बताया गया है कि टीके का जो विकास है आईसीएमआर के पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में अलग किए गए वायरस के उप प्रकार का इस्तेमाल करके किया जाएगा। आगे हम जानते हैं आईसीएमआर के बारे में। आईसीएमआर का पूरा नाम होता है इंग्लिश में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और हिंदी में इसे बोलते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, याद रखिएगा। इसका स्थापना हुआ था 1911 में, तब इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, याद रखिएगा। और 1949 में इसका नाम क्या रखा गया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। मुख्यालय नई दिल्ली में है, और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर ये काम करता है। और इसके मंत्री कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी। और सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल कौन है आईसीएमआर के, तो इनका नाम है डॉक्टर बलराम भार्गव, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया गया है, तो शुभारंभ किसने किया ये पूछा जा रहा है। तो ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन जो भरोसा है, इसका शुभारंभ किया है रमेश पोखरियाल जी ने। आगे डिटेल्स देख लेते हैं, तो किसके द्वारा ये शुरू किया गया है, तो ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया है। और शुभारंभ किसने किया इसका, तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री जो अभी हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी, इन्होंने इसे शुरू किया है। और रमेश पोखरियाल निशंक जी जो हैं ये उत्तराखंड के हरिद्वार से लोकसभा सांसद हैं, याद रखिएगा। और उद्देश्य क्या है इसका, तो कोविड-19 महामारी संकट के दौरान छात्र समुदाय को होने वाली परेशानियों को दूर करना इसका उद्देश्य है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है, तो ये शुरू किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, याद रखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय जो है ये वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। इससे पहले हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। और 1955 के बाद हम इसे कौन से बैंक के नाम से जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके भी चेयरमैन है रजनीश कुमार जी, याद रखिएगा। चेयरमैन कौन है एसबीआई के, तो है रजनीश कुमार। मुख्यालय आपको बता दिया मुंबई महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं डिटेल्स, तो भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नामक एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। एंड इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा। एंड यह पॉलिसी इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों आधार पर उपलब्ध होगी। और 18 से 65 साल का कोई भी शख्स इस पॉलिसी का लाभ ले सकता है। एंड ये पॉलिसी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के मानक कवरेज और किफ़ायती प्रीमियर के साथ तैयार की गई है, याद रखिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे जो IRDAI है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं, आगे हमारा अन्य महत्वपूर्ण समाचार है, जो 5 महत्वपूर्ण समाचार होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसे मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। तो हाल ही में दूरदर्शन के सहयोग से झारखंड राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षाएं शुरू की हैं। इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जो वर्षगांठ थी इनकी, उसके उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है, याद रखिएगा। इजराइल के द्वारा किया गया ये। और रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये कब मिला था आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और किस पुस्तक के लिए दिया गया था उसका भी नाम लिखना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस पर बल देते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। और अगला न्यूज हमारा, चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर WHO और संयुक्त राष्ट्र यानी UN की डाक एजेंसी ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। और अगला न्यूज हमारा, इंदु शेखर चतुर्वेदी जो हैं इन्होंने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाल लिया है, तो इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। आगे कल के प्रश्नों का रिवीजन है तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो 11 मई को। विश्व पक्षी प्रवासी दिवस 2020 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 9 मई को। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर ब्रिटिश कौन है? तो इनका नाम है कुमार संगकारा और ये श्रीलंका से हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किनका कार्यकाल जो है मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है? तो ये नरेंद्र बत्रा जी। खबर में रहे, नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है गोवा में। अगला है न्यूज हमारा प्रश्न, किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो यह उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो यह मध्य प्रदेश। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किसने किया? तो यह राजनाथ सिंह जी। किस राज्य सरकार ने पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह झारखंड। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन बाघ अभयारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो पहले 88 थे, अब 96 हो गए, याद रखिएगा। आगे आज का अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और जितना भी आपको इस उत्तर के बारे में पता होगा तो पूरा डिटेल आपको लिखना है। तो प्रश्न में आपसे पूछा गया जा रहा है, खबर में रहे नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है गोवा, असम, गुजरात, कर्नाटक। तो इसका उत्तर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका उत्तर आपको मैं कल बताऊंगा और वीडियो के बीच में जितने भी प्रश्न पूछता हूं उस सभी का उत्तर आपको और बताना है। और कल हमारा वीडियो किसी कारणवश नहीं आ पाया था क्योंकि मैं अभी अपने गाँव में हूँ और यहाँ पे लाइट की समस्या है थोड़ी बहुत, इसलिए वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि कल जो है बहुत तेज़ आंधी और यहाँ पर बारिश हुई थी तो वीडियो बनाने में तकलीफ हुई मुझे, मतलब मेरा मोबाइल चार्ज ही नहीं तो वीडियो कैसे बनेगी। लाइट नहीं आई थी 1-2 दिन से, इस कारण वीडियो नहीं आ पाया। अब से हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम और जो हमारा मोबाइल ऐप है दोनों को इंस्टॉल कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। आपको दोनों जगह जो है PDF बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है और बिल्कुल डिटेल में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।